कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ ऐसे सीरियल किलर्स इतने वहशी हैं कि उनका नाम सुनते ही दिल फड़फड़ा जाता है, जैसे जेफरी डैमर, टेड ब्यूनी एंड जैक द रिपर। लेकिन कुछ कातिल तो ऐसे हैं जो छुप के अपना काम करते रहे, जिन्होंने बेइंतहा खून भी बहाया और आज तक उनकी कहानियां एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह हैं। इन किलर्स के वाकयात ऐसे हैं कि सुनते वक्त आपको लगेगा जैसे किसी थ्रिलर मूवी का हिस्सा है, लेकिन ये सब कुछ असल जिंदगी में हुआ। आज हम बात करेंगे 13 ऐसे सीरियल किलर्स की जिनके नाम शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन इनकी कहानियां एक दफा आपको डरा देंगी। विकी डॉन जैक्सन ये एक नर्स थी जो लोगों की जिंदगियां बचाने की बजाय उनका दम घोंट के उनको मारती रही। नॉर्थ टेक्सास के एक हॉस्पिटल में 2001 के दौरान पेशेंट्स अचानक रेस्पिरेटरी इश्यूज की वजह से मरने लगे। हर दफा कुछ ना कुछ अजीब होता। कुछ पेशेंट्स जो सिर्फ हल्की सी बीमारी की दवाई लेने आते थे, अचानक से उनका दम घुटने लगता था और वो कुछ ही घंटों में मर जाते थे। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि कुछ रिलेटिव्स ने देखा कि विकी के एक्सप्रेशंस हर डेथ के बाद बहुत पुरसुकून हो जाते, जैसे कोई बहुत बड़ा काम अंजाम दे दिया। लेकिन जब कुछ इंजेक्शंस मिसिंग पाए गए और सबसे ज्यादा सस्पिशियस चीज ये थी कि विकी हर विक्टिम के पास आखिरी इंसान होती थी, तब जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन उसके घर से एक सिरिंज मिली जो मिफ्यूरियम क्लोराइड के ट्रेसेस के साथ थी, ऐसी ड्रग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल शट डाउन कर देती है। सब कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन एक और मिस्ट्री ने हॉस्पिटल स्टाफ को कंफ्यूज कर दिया। विकी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ कॉल्स मिडिल ऑफ द नाइट, वो भी हॉस्पिटल के बेसमेंट से की जाती थी, लेकिन आज तक ये कॉल्स किस लिए थी ये पता नहीं चला। जिंदगी भर की सजा मिलने के बावजूद कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि उसके कुछ पेशेंट्स तब भी उसको विजिट करते रहे, लेकिन अब वो जिंदा है या मर गए ये किसी को नहीं पता। कार्ल पेंजरम का केस भी इतना ही टेरिफाइंग है, लेकिन एक अजीब चीज उसकी कहानी को बिल्कुल अलग बना देती है। ये शैतान अपनी जवानी के दिनों से ही हर तरह के बुरे कामों में इन्वॉल्व था। स्कूल्स को आग लगाना, चोरी और मारधाड़, और जब उसने विलियम टाफ्ट के मैंशन से पैसा चुराया तब उसका पूरा टेरर कैंपेन शुरू हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसने कुछ जगह मर्डर के बाद अपने सिग्नेचर के तौर पे वॉल्स पे डार्क पोएट्री लिख के छोड़ दी। पुलिस को कभी नहीं पता चल सका कि इन वर्सेस का मतलब क्या था। पेंजरम का इकरार ये था कि उसने 22 लोगों को कत्ल किया, लेकिन जब उसकी कन्फेशन क्रॉस चेक हुई सिर्फ 5 बॉडीज का ही पता चला। फांसी के वक्त उसने एग्जीक्यूशनर को टॉन्ट किया, मैं तुम्हें मजे लेके मुझे मारने नहीं दूंगा, जल्दी करो। लेकिन फांसी के बाद भी कुछ लोगों ने रिपोर्ट्स की कि उनको लेटर्स मिलते रहे जो एलिजिडली पेंजरम की राइटिंग के जैसे थे। क्या ये कोई टॉन्ट था या कोई और उसके क्राइम लेगेसी को आगे लेके जा रहा था? फिर बारी आती है हैरिसन ग्रैहम की, जो एक वॉकिंग नाइटमेयर था। ड्रग्स के नशे में धुत रहता और अपने अपार्टमेंट से एक ऐसी बदबू फैलाता था जो किसी भी इंसान को डरा देती थी। जब लैंडलॉर्ड ने उसको निकालने की कोशिश की तो ग्रैहम भाग गया। पुलिस ने जब अपार्टमेंट खोला तो जो उन्होंने वहां देखा वो किसी हॉरर सीन से कम नहीं था। 7 औरतों की लाशें अंदर थी, लेकिन यहाँ पर एक अजीब ट्विस्ट था। एक औरत की लाश पे अभी ताजे जख्म थे जो क्लियरली मरने के बाद लगाए गए थे, जैसे कोई रिचुअल या पोस्टमार्टम ऑब्सेशन का हिस्सा हो। ग्राहम ने अपने कुकी मॉन्स्टर टॉय के जरिए अपने अलग अलग पर्सनैलिटीज को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। पहले वो फ्रैंक बना जो कि एक कोल्ड ब्लड किलर था, फिर जूनियर जो कि एक कंफ्यूज्ड टॉडलर था, और मार्टी जो फ्रेंडली था लेकिन हर बात से एक डरावनी वाइब देता था। जेल में जाने के बाद वो एक ऑर्डेन्ड मिनिस्टर बन गया। कुछ इनमेट्स ने बताया कि ग्राहम रातों में अपने सेल में मार्टी के रूप में किसी से बात करता था, लेकिन उसके सेल में कोई होता नहीं था। क्या ये सच था या उसका शैडो अब भी जिंदा था? बेला किस की कहानी 1914 के वक्त जब वर्ल्ड वॉर 1 ने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया था। हंगरी में ये टिन स्मिथ दूसरी औरतों के साथ अफेयर्स और फॉर्च्यून टेलिंग के बहाने उन्हें अपने जाल में फंसाता था। ये सब कुछ सादा मजाक लगता, लेकिन लोगों को कुछ और अजीब चीजों पे भी शक होने लगा। बेला किसके ऑयल ड्रम्स हमेशा लॉक्ड रहते थे और वो लोगों से कहता था कि उनमें गैसोलीन स्टोर कर रखी है। कोई नहीं जानता था कि उन बैरल्स में लाशें छुपी हैं। जब पुलिस ने इन ड्रम्स को खोला तो 24 औरतों की बॉडीज निकली। हर एक बॉडी को बहुत ध्यान से प्रिजर्व किया गया। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हर विक्टिम की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी या उनकी चीजें थी वो मिसिंग होती, जैसे उनको किसी ट्रॉफी के तौर पे वो कलेक्ट करता था। और सबसे डरावनी बात, पुलिस को इसके घर से एक लिस्ट मिली जो फ्यूचर टारगेट्स की थी। कुछ नाम ऐसे थे जो अब भी मिसिंग पर्संस रिपोर्ट्स में लिस्टेड है। ये बंदा एक सोल्जर की बॉडी को अपने बेड में छोड़ के फरार हो गया और फिर कभी नहीं पकड़ा गया। कुछ विटनेसेस ने उसके बाद अलग अलग जगहों पे एक अजीब इंसान को देखने का दावा तो किया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि क्या वो बेला किस ही था या कोई और। इसी तरह जर्मनी का पीटर कर्टन अपने बचपन से ही एक डार्क और सैडिस्टिक पाथ पर था। लड़ाई झगड़े वाले माहौल में वो बड़ा हुआ। उसने अपने एक दोस्त को सिर्फ 5 साल की उम्र में दरिया में धक्का दे दिया, लेकिन लोगों ने इसको सिर्फ एक बचपन की शरारत समझ के इग्नोर कर दिया। लेकिन कर्टन के इनर मॉन्स्टर ने अभी तक
चैन नहीं लिया था। उसने जवानी में अजीब अजीब क्राइम्स के जरिए अपने आप को सेटिस्फाई किया और फिर कत्ल का सिलसिला शुरू किया। कर्टन का स्टाइल बहुत अजीब होता था, कभी नाइफ, कभी स्ट्रेंगुलेशन और कभी ब्लंट फोर्स से वो कत्ल करता। लेकिन सबसे खतरनाक और हॉरिफाइंग बात ये थी कि उसके कुछ विक्टिम्स का खून मिसिंग होता था, जैसे वो उनका खून कंज्यूम करता हो। उसका निक नेम भी वैम्पायर ऑफ डसेल्डोर्फ बन गया और जब एक विक्टिम मारिया बुडलिक उसके पंजे से बच गई तो उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। लेकिन पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान भी उसने मारिया को एक डरावनी हंसी के साथ देखा, जैसे वो ये कह रहा हो आखिरी दफा बच गई हो, लेकिन क्या हमेशा बच पाओगी मुझसे। फांसी के वक्त उसका गुरूर वैसे का वैसा था और आज उसके सर को रिप्ली के बिलीव इट और नॉट म्यूजियम के अंदर डिस्प्ले पर लगाया गया है, जो आज भी उसी म्यूजियम में मौजूद है। बात करते हैं एक और सरप्राइजिंग किलर की, लाइडिया शर्मन, जो 1800 में अपने खुद के घर को एक कब्रिस्तान बना रही थी। उसने अपने 6 बच्चों और 3 हस्बैंड्स को मारने के बाद इंश्योरेंस क्लेम हासिल करने वाली औरत का खिताब हासिल किया। हर मर्डर को वो टाइफाइड फीवर का नाम देकर उनको मारती गई। जब लिडिया को अरेस्ट किया गया तो उसने एक दफा जेल से भागने की कोशिश भी की। एक अमीर इंसान के घर पे एक काम वाली बनके छुप गई, लेकिन कुछ ही देर में वो बंदा भी मर गया। जेल में उसकी कहानी कैंसर के साथ खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि लिडिया ने अपनी कुछ रेसिपीज में आर्सेनिक मिक्स किया, जो आज भी कुछ ओल्ड किताबों में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के तौर पे छुपा हुआ है। एक और शैतान था जेरार्ड शेफर, जो पुलिस वाले की शक्ल में एक मॉन्स्टर का खेल खेल रहा था। उसने 2 हिच हाइकर्स को किडनैप किया, जंगल में एक दरख्त के साथ उनको बांध दिया, लेकिन वो किसी न किसी तरह से वहां से भाग निकले। लेकिन जब पुलिस ने शेफर की डायरी चेक की तो एक बहुत ही शॉकिंग चीज उनको पता चली। उस डायरी में कुछ ऐसे मर्डर्स का जिक्र था जो अब तक मिसिंग लोगों के केसेस में अनरिजॉल्व्ड है। शेफर ने शोखी मारते हुए कहा कि उसने 30 से ज्यादा औरतों को मारा है और उन्हें ह्यूमन ट्रॉफीज में कन्वर्ट किया है, लेकिन इसको सिर्फ 2 कत्ल के बदले सजा मिली। दिलचस्प बात यह है कि जेल में उसने कुछ ऐसे नोट्स लिखे जो बाद में एक मिस्ट्री किलर के सिग्नेचर से मैच हुए, जो उसकी डेथ के बाद भी फ्लोरिडा में एक्टिव था। क्या कोई उसका साथी भी था या उस तरह के जुर्म करने का किसी और को शौक पैदा हो गया? जब एक और कैदी ने उसको जेल में ही मार डाला तो कुछ लोगों ने कहा कि शेफर अपनी मौत से पहले किसी को कुछ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा था, जो अब हमेशा के लिए एक राज बन गया। रॉबर्ट विलियम पिक्टन की कहानी एक छोटे से फॉर्म से शुरू होती है, जो सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि जुर्म का अड्डा था। वो अपने फॉर्म को एक ऑर्डिनरी प्लेस कहता था, लेकिन उस फॉर्म पर हर तरह की गैंग एक्टिविटी और इल्लीगल काम होते थे। पिक्टन ने फॉर्म को इंटरनेशनली इतना मैसी और क्रीपी रखा ताकि कोई उस पर शक ही न कर सके। 1997 में एक सेक्स वर्कर के अटेम्प्टेड मर्डर के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ ही वक्त में उसको रिहा भी कर दिया गया। जैसे पुलिस के हाथ से कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस निकल गया। उसी फॉर्म के एक वर्कर बिल हिस्कॉक्स ने पुलिस को बताया कि जो भी औरत आज तक यहाँ पर गई है वो कभी वापस नहीं गई। लेकिन पुलिस ने पहले तो इन वार्निंग्स को बहुत हल्के में लिया, फिर उन्हें फायरवर्क्स का बहाना बना के एक रेड करने का मौका मिला। जब सर्च हुआ तो ऐसे सबूत मिले जिससे पिक्टन को 6 मर्डर्स के साथ लिंक किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने खुद कन्फेस किया कि वो 49 किलिंग्स कर चुका है, जो कि उसका टारगेट था, और सिर्फ एक और कत्ल करना बाकी था। आज तक कुछ बॉडीज रिकवर नहीं हुई और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि कुछ लाशें उसने किसी न किसी तरह से उस फॉर्म के अंदर डिस्पोज कर दी थी। अब आते हैं जॉन नॉर्मन कॉलिंस की कहानी पे, जो पहली नजर में एक रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट लगता था, लेकिन असल में एक टेरिफाइंग सीरियल किलर था। उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी एक मास्क था जिसके नीचे एक पागल दिमाग छुपा हुआ था। पुलिस को उसके घर से खून के निशान मिले, जिससे पता चलता था कि बहुत कोई गलीज हरकत करता है। कॉलिंस सिर्फ कत्ल नहीं करता था, बल्कि विक्टिम्स को हर मुमकिन तरीके से टॉर्चर करके उनकी पेन को एंजॉय करता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि कॉलिंस के कुछ विक्टिम्स का जो पर्सनल सामान होता था वो कभी भी रिकवर नहीं हुआ, जैसे उसने उनको ट्रॉफीज की तरह रख लिया हो अपने पास। उसको पूरी जिंदगी जेल की सजा मिली, लेकिन उसका चेहरा आज तक एक मिस्ट्री है। कुछ लोग मानते हैं कि वो अब भी जेल में है और वो अपनी डार्क फैंटेसीज को डॉक्यूमेंट भी करता है, जैसे कोई किताब लिख रहा हो या अपने नेक्स्ट क्राइम सीन्स का प्लान बना रहा हो। फिर बारी आती है डेल्फिना गोंजालेस और उसकी बहनों की, जो मैक्सिको के रेंचो एल एंजल का कंट्रोल करती थी। ये सिस्टर्स दुनिया की सबसे बेरहम खवातीन में शुमार होती थी। रेंचो को एक सेफ जगह बना के इन बहनों ने लड़कियों को ड्रग्स स्मगल्स करने पर मजबूर किया और जो भी औरत बीमार या बूढ़ी होती उसको मार देते। पुलिस ने जब रेड किया तो 100 से ज्यादा बॉडीज वहां से बरामद हुई, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए गए थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि कुछ बॉडीज को इतना कुचल दिया जाता था ताकि उनको आइडेंटिफाई ना किया जा सके कि ये कौन है। ट्रायल के दौरान डेल्फिना और कार्मेन की डेथ हो जाती। एक सिस्टर पागल होकर असाइलम में चली गई और जो आखिरी बहन बची उसको 40 साल बाद रिलीज किया गया, लेकिन उसके बाद उसका क्या बना ये कोई नहीं जानता। क्या वो फिर से अपनी कहानी शुरू करने वाली थी, ये अब तक एक राज है। रॉबर्ट हैंसन का हिस्सा भी कुछ कम हॉरिफाइंग नहीं था। अलास्का का ये हंटर, जो पहले अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार था, ये सेक्स वर्कर्स को टारगेट करके
के उन्हें जंगल में जानवरों की तरह हंट करता था। ये कातिल ही नहीं था, बल्कि वो अपनी हंटिंग गेम को इस तरह खतरनाक और डरावना बनाता था कि वो शिकारों को भागने का एक मौका देता था। सिंडी पॉल्सन जो उसका एक शिकार थी वो भाग गई थी। उसने पुलिस को इतना डिटेल में स्टेटमेंट दिया कि पुलिस ने हैंसन के ट्रक और कैबिन से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए। 17 मर्डर्स में चार्ज होने के बावजूद कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि उसने 30 से ज्यादा मर्डर्स किए होंगे, क्योंकि कुछ विक्टिम्स की बॉडीज कभी रिकवर ही नहीं हो सकी। हैंसन को 461 साल की इम्प्रिजनमेंट मिली, यानी जेल की सजा, जहां वो सिर्फ 2014 तक रहा। लेकिन कुछ लोकल्स का कहना है कि हैंसन की कहानी अब तक जिंदा है और उसके हंटिंग ग्राउंड पे अब भी स्ट्रेंज और क्रीपी चीजें नोटिस की जाती हैं, जैसे वो जगह उसकी प्रेजेंस से हॉन्टेड हो। अब बात करते हैं पेड्रो लोपेज, जिसे दुनिया मॉन्स्टर ऑफ द एंडीज के नाम से जानती है। कोलंबिया का कातिल 13 बच्चों में से एक था और बचपन से ही डिस्टर्बिंग बिहेवियर दिखाता था। कुछ लोगों का कहना है कि उसने अपने सिबलिंग्स को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था जब वो सिर्फ 8 साल का था। जब लोपेज खुद जेल में अब्यूज का शिकार हुआ और वहां से रिहाई मिली तो जैसे वो इंसान से शैतान ही बन गया हो। उसने पेरू में एक जवान लड़के को अपना टारगेट बनाया, लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो अपने शिकार से बहुत मासूमाना बातें करता था पहले, जैसे वो उसका कोई दोस्त हो। एक लोकल कबीले ने जब उसको एक लड़की को किडनैप करते हुए पकड़ा तो उसका फौरन एनकाउंटर करके मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक बंदे ने उसको बचा के पुलिस के हवाले करवा दिया। हैरानी इस चीज की है कि पुलिस ने लोपेज को रिलीज कर दिया कि पुलिस को लगा कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा क्रिमिनल है, लेकिन ये वो गलती थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लोपेज ने दोबारा कोलंबिया और एक्वाडोर में अपनी हंटिंग शुरू कर दी, जैसे एक शिकारी शिकार का इंतजार कर रहा हो। जब एक मार्केट ट्रेडर ने उसको एक लड़की को किडनैप करते हुए फिर से पकड़ा, इस दफा पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। लोपेज ने तब कन्फेस किया कि उसने 100 से ज्यादा लड़कियों को मार दिया है। और फिर एक और हॉरिफाइंग बात सामने आई। एक हाल ही में आए हुए सैलाब के बाद एक बहुत बड़ी कब्र का पता चला, जिसमें बहुत सारी बॉडीज थी और ये था उसके टेरर का सबूत। लोपेज को 110 मर्डर्स में कन्विक्ट किया गया, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि 1998 में वो फिर से रिहा हो गया। कोई रीजन ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर की गई और फिर एक और मर्डर केस में उसका नाम आया, लेकिन वो फिर भी डिसअपियर हो गया, जैसे एक शैडो बनकर। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि लोपेज अब भी किसी डार्क जंगल में जिंदा हो सकता है, अपने अगले शिकारों का इंतजार करते हुए। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक वक्त पे लोपेज को दुनिया का मोस्ट हॉरिफिक सीरियल किलर का टाइटल दिया था, लेकिन बाद में इस रिकॉर्ड को हटा दिया गया ताकि किसी और मॉन्स्टर को इंस्पायर ना किया जा सके। आयरनी ये है कि लोपेज जैसे कातिल लोग चाहे जेल में हो या रिहा, ये हमेशा एक साया बनकर दुनिया में रहे। ये थी कुछ कहानियां जो दुनिया के छुपे हुए और खतरनाक सीरियल किलर्स के बारे में थी। ये लोग हमारे आसपास रहते हुए इस तरह के घिनौने काम करते रहते हैं, कोई नर्स के रूप में, कोई स्टूडेंट के रूप में और कोई पुलिस अफसर बनकर। ये किलर्स या तो पैसे के लिए या फन के लिए या अपने अंदर के शैतानों को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी तरह का क्राइम करते हैं। ये कहानियां हमें एक चीज याद दिलाती हैं कि खतरा कभी कभी उन लोगों में छुपा होता है जिन पे हम अंधाधुंध एतबार करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।